फ्रेंड्स देखिए, जिस तरीके से हमारे शरीर में खून फ्लो करता है ना, मतलब जो हमारा रक्त है यानी जो लहू है वो बहता है, उसी तरीके से हमारी पूरी दुनिया में पैसा दौड़ता है, यानी कि पैसा पूरी तरीके से फ्लो होता है। और हमेशा याद रखिए, जिस प्रकार से आपके शरीर में अगर ब्लड का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो बीपी हाई हो जाता है, मतलब आपका ब्लड प्रेशर हाई तो हो दवाई खाना पड़ता है। और अगर जिस तरीके से आपके शरीर में खून का दौरान कम हो जाता है, यानी कि ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, बीपी लो हो जाता है, तो भी आपको दवाई खाना पड़ता है। मतलब ये जो फ्लो है वो संतुलन में होना चाहिए। कुछ इसी तरीके से होता है पैसे का काम, और ये काम बड़ा ही डेंजरस होता है। और इस डेंजरस काम को संभालने का ठेका जो हम उन्हें दिया है, वो ठेका दिया है किसको? आरबीआई को। तो चलिए फ्रेंड्स, समझते हैं द वर्क ऑफ आरबीआई एंड हाउ आवर मनी फ्लो इन आवर कंट्री। हम सबके मन में बचपन से ये आता तो है सवाल कि भाई सरकार के पास जब नोट छापने का मशीन है तो चोट्टा रखा क्यों है अपने पास? धकाधक पूरा पैसा ही पैसा छाप दो, पूरा दुनिया में आबाद नाबाद पूरा ऐसा ला दो। तो ऐसा ही काम किया था एक बार एक देश जिसका नाम है वेनेजुएला। आज के समय में जब उसके पास आप जाएंगे तो आपको वहां एक ठोक 10 रुपये का ब्रेड जो हमारे यहाँ मिलता है ना, वो हाँ वही चाय में बोर के खाने वाला, वो चाय में बोर के खाने वाला ब्रेड वहां जाओगे तो 2 लाख रुपया में मिलेगा। अब ये हुआ क्या? तो वहां पर क्या हुआ? बीपी हाई हो गया, मतलब कि फ्लो ऑफ मनी ज्यादा हो गया था, जिस कारण से उन्हें बहुत ज्यादा आपको देखें तो इन्फ्लेशन देखने को मिला। अब ये सारी टेक्निकल वर्ड्स होती हैं जो मैं आपको आज समझाने वाला हूँ। देखिए, अभी आपको मैं पूरे जीरो से हीरो बनाना चाहता हूं, तो मैं जैसे जैसा बोलता हूं आपको इमेजिन करना होगा। इमेजिन करिए इमेजिन करिए ऐसा कि भारत के पास एक भी रुपए नहीं है, कोई भी बैंक नहीं है। तो अब हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं क्या? पैसों की छपाई, यानी कि हमारे खुद का पैसा बनाना चाहते हैं। अब देखते हैं, सॉरी, देखो, जब ना आरबीआई का गठन हुआ था 1935 में, हिस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है। 1935 में जब आरबीआई का गठन हुआ था तो आरबीआई को कितना करोड़ दिया गया था? 50 करोड़ दिया गया था, उससे ज़्यादा नहीं दिया जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, 1975 का एरा आया, तब हमारे आरबीआई के पास कितना पैसा हुआ करता था? 400 करोड़। मतलब पहले आरबीआई ने क्या किया था? 400 करोड़ रुपए छापा था, यानी कि 400 करोड़ रुपए उसने छापा था। तो ये हो गया आरबीआई का पैसा। अच्छा, हम आरबीआई को क्या कहते हैं? बैंकर्स ऑफ द बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? बैंकर्स ऑफ द बैंक। अब हमने क्या किया? हमारे सरकार ने क्या किया? देखो भाई आरबीआई, तुमको हम देते हैं 400 करोड़। अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम आदमियों को कैसा बांटते हो। तो भाई आरबीआई सोचता है, अरे अगर हमको दे दिया ये 400 करोड़ तो हम आदमी को कहाँ बांटते जाएंगे जी? यहाँ रंग रंग का निपोर आ जाता है, देखोगे तो। अब अगर आपको बेसिक लेवल में मैं समझाऊं कि महंगाई का बढ़ने का कारण क्या होता है, देखो, जब कभी भी ना, जैसे मान लो कोई एक वेंडर है, यानी कि जो फ्रूट शॉप का कोई वेंडर है, मतलब कि कोई भी एक है जो फल वल बेचता है। मान लो बैंक से कोई आदमी आता है, बैंक उससे 1 लाख रुपए का लोन लेके वो आता है, तो जब वो उसके पास जाएगा ना, आमा उमा बेचने वाले के पास, तो वो ना ज़्यादा मोल भाव नहीं करेगा, क्योंकि उस समय पर उसके पास पैसा धका धक रहेगा। मतलब उसको बोल दिया जाएगा कि भाई देखो 100 रुपये का तुम्हारे पास 100 रुपये किलो आमा है, लेना है तो लो। उसके बाद वो क्या करेगा? पैसे में इतना खुश रहेगा कि वो डायरेक्ट 100 रुपये किसको दे देगा? उस आम वाले को दे देगा। लेकिन वही एक जगह पर देखो कि अगर बैंक से उसे लोन नहीं मिलता है तो वो क्या होगा? मायूस मायूस आएगा, आमा के ठेला में जाएगा, जाओ भाई दे दो, नहीं तो हमारे घर में मेरी जो पत्नी है मेरे को मार मार के लाल कर देगी, उससे अच्छा आम ही दे दो। तो वो बोलेगा कि 100 रुपये किलो है, तो वो बोलेगा अरे यार देखो मेरे पास उतना पैसा तो नहीं है, बैंक से मिला नहीं, तो मैं तुम्हें 90-80 रुपये दूंगा। फिर क्या करेगा वो बेचारा जो ठेला वाला है? 90-80 रुपये में देगा। तो आप यहाँ पे समझिए कि जब उसके पास पैसा ज्यादा था, तो पैसा ज्यादा था, वो क्या कर रहा था? पैसे को ज्यादा दे रहा था, मतलब फ्लो ऑफ मनी ज्यादा हो रहा था, लेकिन जब उसके पास पैसा कम था, यानी बैंक ने लोन देना कम किया, तो उसके पास पैसा कम आया, जिस कारण से उसने पैसा कम दिया, जिस कारण से फ्लो ऑफ मनी कम हो रहा था। तो आपको इससे ये समझ में आया कि देखो यार, आपको ये लगता है कि मैंने उसको 100 दे दिया, लेकिन ऑब्वियस ही बात है भाई, उसको 100 दूंगा तो वो तो ज्यादा हो जाएगा। मान लो एक रिक्शे वाले के पास पहले ही रिक्शा वाला जो है महीने का 50,000 रुपये कमाता है, फॉर एन एग्जाम्पल, तो 50,000 रुपये कमाएगा तो क्या वो 10 रुपया 20 रुपया में आपको यहाँ से 1-2 किलोमीटर तक छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। अरे चोटा, 50,000 तो हम खुद कमा दो 50 रुपये। इससे क्या बढ़ा? महंगाई बढ़ा, क्योंकि उसके पास पैसा ज्यादा आ गया। लेकिन आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो महंगाई अभी भी बढ़ी हुई है। जैसे आप पहले के समय में मम्मी पापा वो बोलते थे ना, अरे हम तो 4 रुपये में 4 ठो गुपचुप खाते थे। आज के समय में मांगो गुपचुप ठेला वाले को, 2 चप्पल मार के निकालेगा। 4 रुपये में 1 ठो लेना है तो लो बाबू, आजकल तो बहुत हो गया भाई, 10 रुपये में आपको 3 ही ठो मिलेगा, 3-4 ठो, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। उसी तरीके से वहां भी कांड हो रहा था। तो आपको यह समझना होगा कि पैसे का फ्लो जब भी बढ़ेगा ना, मतलब पैसा जब समाज के अंदर जब ज्यादा आ जाएगा, तो वहां पे हमें इन्फ्लेशन, यानी कि वहां पे हमें देखने को मिलेगा क्या?
पैसे में महंगाई, मतलब वही इसी को हम क्या कहते हैं, महंगाई। यानी कि जब पैसा ज़्यादा आ जाएगा तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा, लोगों के पास पैसा ज़्यादा मतलब चीज़ों की कीमत बढ़ गई, और चीज़ों की कीमत को बढ़ना ही तो क्या कहते हैं राजा, उसी को तो कहते हैं क्या, हमारा महंगाई। तो इस तरीके से महंगाई बढ़ती है। तो आरबीआई ने क्या किया, 400 करोड़ था, लेकिन फिलहाल 400 करोड़ था, लेकिन अब हमारे पास महंगाई ज़्यादा हुई, जिस कारण से उसे हमने 200 करोड़ कर दिया। क्या कर दिया, 200 करोड़ कर दिया। अब ये क्या करेगा आरबीआई, आरबीआई करेगा क्या, देखो बोलेगा, बैंक सबको बोलेगा कि देखो, जो पंजाब नेशनल बैंक है उसको बोलेगा, आईसीआईसीआई वाले को बोलेगा, ठीक है, और एक्सिस बैंक वालों को बोले, देखो हम तुमको पैसा देते हैं, क्या देते हैं, पैसा, हम तुमको पैसा देंगे, लेकिन आरबीआई कहता है कि मैं तुम्हें रेंट में पैसा दूंगा, मतलब तुम मुझे उस जो मैंने पैसा दिया उसका 4% क्या दोगे, मुझे 4% उसका रेट के हिसाब से रेंट दोगे। तो मान लो अपन कोई एक बैंक मान लेते हैं, यहां पर ये वाला कोई एक बैंक है जी, ठीक है, ये यहाँ पे कोई एक बैंक है। अब ये बैंक को इसने क्या किया, पैसा दिया, तो ये कितने में देगा, 4% रेट में देगा, 4% में रेट में देगा। अब आरबीआई ने इसे 4% रेट में क्यों दिया, इससे पूरा पैसा क्यों नहीं दिया, तो आप खुद अक्कल लगाओ भाई। अगर इस बैंक के पास पैसा आ जाएगा तो ये क्या करेगा भाई, धकाधक पूरा लोन देते जाएगा, लोन देते जाएगा, और जैसे लोन मतलब कि जैसे कैश पैसा हमारे समाज में आया, फ्लो ऑफ मनी बढ़ जाएगा, फ्लो ऑफ मनी बढ़ गया तो महंगाई बढ़ गया, तो इस कारण से इसने 4% लगाया। अब यहाँ पर इसे 3 कंडीशन में देता है। देखो 3 कंडीशन क्या है, एक कंडीशन आता है एमएसएफ, जिसे हम कहते हैं क्या, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का मतलब है कि जब आरबीआई किसी बैंक को 1 दिन के लिए लोन देता है, कितने दिन के लिए, 1 दिन के लिए लोन देता है। उसके बाद आता है एक आता है रेपो रेट, जिसका नाम आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, इतना सुना होगा कि सैलाब सा आ गया होगा। रेपो रेट का मतलब है जब कभी भी 1 से 14 दिनों तक के लिए आरबीआई किसी को लोन देता है, किसी को लोन देता है। उसके बाद आता है क्या, बैंक रेट। बैंक रेट का मतलब जब कभी भी आरबीआई किसी भी बैंक को 14 दिन से ज्यादा के लिए, 3 महीने तक, 4 महीने तक हो सकता है, 14 दिन से ज्यादा के लिए क्या दे देता है, रेंट दे देता है। तो यहां पर ये क्या करेगा, बैंक को देगा, और बैंक जो है सप्लाई को बनाएगा। अब यहां पर एक और चीज याद आती है कि अगर मैं बैंक को ज्यादा पैसा दे दूंगा यार, और वो मुझे 4% रेट भी दे रहा है, लेकिन वो छोटा, उसका क्या गारंटी है, क्योंकि उसको तो पैसा कमाना है। देखो लोन से पैसा कैसा आएगा, मैं उसे लोन दूंगा तो भाई मैं जिसको लोन दिया हूं भी तो मुझे रेट में पैसा देगा। मान लो उसका एक बेस रेट हम लोग कर देते हैं, जो हमारा आरबीआई करता है, तो बेस रेट जनरली हमको देखने को मिलता है 4 से 6-8%। मान लो अभी 6% के लिए अपन उस लोन लेने वाले को दे देते हैं सालाना का, तो बैंक को उसको 6% दे दिया। अब बाबू 6% यहाँ पे बैंक को जब इसने दिया तो 2% इसका फायदा ही हो रहा है, मतलब ये अपना फायदा देखेगा, तो जितना ज्यादा ही ये आरबीआई से पैसा लेगा उतना ज्यादा लोन देगा, और उतना ज्यादा फ्लो ऑफ मनी, यानी कि महंगाई बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे महंगाई का सिस्टम आ गया। तो उस कंडीशन पर क्या करता है, जो हमारा ये जो देश का जो आरबीआई है वो क्या करता है, रेपो रेट को बढ़ा देता है। क्या करता है, रेपो रेट को बढ़ा देता है। रेपो रेट क्या था, वो रेट था जिस पर बैंक इससे टैक्स लेता था। अब मुझे ये बताओ कि इस मतलब टैक्स बोलता हूं, इतने पैसे को उसको रिटर्न करा होता था। मान लो इसने 100 करोड़ लिया, तो 100 करोड़ का 4% यानी उसे 4 करोड़ देना होता था। लेकिन अगर मैं रेपो रेट बढ़ा दूं, यानी कि मैं इस 4% को और बढ़ा दूं, यानी 6% कर दूं, तो अब उसे 6 करोड़ देना होगा। मतलब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, बैंक को अंडर कंट्रोल में रह रहा हूं। छोटा ज्यादा पैसा मत निकाल, ज्यादा पैसा निकालना, रेट को निकाल दूंगा। चोरा का तार के लोन बढ़ाता है तू, गड़बड़ आदमी है तू, तो हमारा महंगाई को बढ़ाएगा है। अब गुपचुप का 10 रुपये में 1 कप मिलेगा क्या, गुपचुप हमको खाने का मन है, 10 रुपये में नहीं, 10 रुपये में 3 मिलना चाहिए कम से कम। तो यहाँ पे रेपो रेट को बढ़ा देगा। ठीक है, और अगर उसको मंदी आ गई, मान लो जैसे कोरोना के समय मंदी आ गया था कि भाई कोई ठेला वाला है उसको वो नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, बॉन्ड पेपर वगैरह सब चीजों को बेच देते हैं। ठीक है, तो मतलब इन द सेंस आप समझो कि अगर मुझे बढ़ाना हुआ तो मैं रेपो रेट बढ़ा दूंगा, मतलब फ्लो ऑफ मनी कम करना हो तो रेपो रेट बढ़ा दूंगा, महंगाई बढ़ा तो। और अगर रेपो रेट कम किया तो महंगाई जो है हमारा कंट्रोल में आ जाए, मतलब कि जो है महंगाई हम मतलब फ्लो ऑफ मनी जब बढ़ाना हो। मैंने क्या बताया था कि जैसे हमारे शरीर में बीपी बढ़ा तो दिक्कत है, बीपी कम हुआ तो भी दिक्कत है। तो इसी प्रकार से अगर फ्लो ऑफ मनी पूरा बंद भी हो गया तो भी आपका देश बंद हो जाएगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि भाई बंद हुआ तो अच्छी बात है, नहीं, बंद हुआ तो उसी को हम कहते हैं क्या, मंदी, यानी कि उसे हम कहते हैं रिसेशन। क्या कहते हैं, रिसेशन कहते हैं। तो रिसेशन हो सकता है, रिसेशन के कंडीशन में रेपो रेट को घटा दो, तो हमारे पास पूरा सिस्टम लगा हुआ है, यहाँ पे बढ़ाओ, स्विच को बढ़ाओ तो हमारा पैसा कंट्रोल हो जाता है, स्विच को घटाओ तो हमारा पैसा कंट्रोल हो जाता है। तो ये हो गया क्या, आरबीआई का रेपो रेट का सिस्टम। अब यहाँ पर एक और चीज आती है, अब ये देखता है आरबीआई, देखो यार समय के साथ ऑब्वियस सी बात है महंगाई तो बढ़ने वाली चीज ही है, क्योंकि ऑब्वियस है लोन दोगे लोगों को तो वो तो होगा ही। तो यहां पर आरबीआई दिमाग लगाता है कि देखो मैं बैंक को अगर पूरा पैसा रखने को बोल दूंगा ना, तो चोरा चाह कि मुझे कहीं पास से चुरा के क्या दे देगा, वो मुझे कुछ ना कुछ घपला करके वो छोटा पैसा को लोन में बांट ही देगा। तो ये क्या करता है, ये करता है क्या,
SLR लगा देता है। क्या लगा देता है? SLR, मतलब कि स्टैंडर्ड लैंडिंग रेट। क्या लगा देता है? स्टैंडर्ड लैंडिंग रेट। स्टैंडर्ड लैंडिंग रेट का मतलब है कि वो रेट जिस पर तुम क्या करोगे, तुम उतने रेट मतलब उतने पैसे को अपने पास रखोगे। तो स्टैंडर्ड लैंडिंग रेट का मतलब है, ये कहता है RBI कि तुमने मुझसे 100 करोड़ लिया, उस 100 करोड़ का तुम मुझे 6 करोड़ पटाओगे और तुम सिर्फ और सिर्फ अपने पास 18 करोड़ ही रख सकते हो। मतलब 18 करोड़ का ही लेन देन बिक्री करोगे, जरूरत पड़ा तभी तुम वापस ले सकते हो। मतलब जो पूरा पैसा उसने मान लो 100 करोड़ का बताया तो 100 करोड़ नहीं लेगा जी। वो 100 करोड़ में से वो पहले तो रेपो रेट का 4% इसको भर देगा, 4% इसको भरेगा और उसके बाद वो लेगा क्या, उसका 18%। मतलब वो जो पैसा है 100 करोड़ उसका 18%, यानी कि 18 करोड़ उसके पास रहेगा और उसी 18 करोड़ को वो दे भंज सकता है। वरना इसको 100 करोड़ दे देंगे तो आज नहीं कल पूरा पैसा सैलाब आ जाएगा। अगले दिन नोट छपाया, अगले दिन आएगा हमारा देश वेनेजुएला बन चुका है, मोदी जी आएंगे। मित्रों, कल से संपूर्ण नोटबंदी हो रही है। कृपया जितने भी नोट हैं उसे कल अपने एक्सचेंज करा लीजिएगा। इस तरीके से मोदी जी आके भाषण दे देंगे तो यहाँ पर तो गलती हो जाएगी। तो इसलिए SLR बनाया गया, यानी स्टैंडर्ड लैंडिंग रेट बनाया गया। अब यहाँ पर एक और रेट होता है जिसको हम लोग बेस रेट कहते हैं, जिस पर किस हर बैंक को, यानी कि ये पूरे भारत में जितना भी बैंक है उन सारे बैंक को मानना पड़ता है। इसको हम कहते हैं PLR मतलब प्राइमरी लैंडिंग रेट। प्राइमरी लैंडिंग रेट मतलब बैंक कितने में अपने ग्राहक को देगा, बैंक कितने रेट में अपने ग्राहक को देगा, तो इसे हम कहते हैं प्राइमरी लैंडिंग रेट। और इसी का छोटा रूप को हम लोग कहते हैं क्या, बेस रेट। क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं क्या, बेस रेट। बेस रेट का मतलब कि कुछ जैसे भाई ऑब्वियस है कि बैंक है तो बैंक में जो बड़े बहुत बड़े बिजनेसमैन होंगे वो लोग तो ज्यादा लेन देन करते होंगे ना, तो उन लोग के लिए थोड़ा कम करके, मान लो ये 6% लगा रहा है, उन लोग के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4% लगाएंगे बैंक वाले, उनके मुनाफे को देखते हुए। तो हमारा डेली का कस्टमर है जी, उसको नाराज नहीं करना है, अपन 4% लगाते हैं, 4% में डील फाइनल लगा भाई तेरे को 4% तो बेस रेट में लगा दे। तो ये क्या है, सारे हमारे सिस्टम चलते हुए। तो ये है क्या, RBI का खेला। RBI का खेला इतने में ही कम नहीं होता है। हम एक टर्म जानते हैं, इस टर्म को मैं शुरू से बोल रहा हूँ, उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का सीधा मतलब ये है बीपी बढ़ाना, बीपी घटाना से याद रखो। इन्फ्लेशन बढ़ा मतलब हमारा बीपी ज्यादा हो रहा है, ना 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 झेल तो ना, नो 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 नो, सीधा हमको दवाई खवाओ बीपी का, सीधा दवाई खवाओ, बीपी खवाओ भैया, सीधा हम रेपो रेट बढ़ा सकते हैं। मतलब यहाँ से मैं क्या एक रिलेशन निकाल सकता हूँ कि मेरा जो इन्फ्लेशन है बाबू, इन्फ्लेशन है वो 1/, रेपो रेट आ जाएगा। हाँ, रेपो रेट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये बोलेगा ना 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 मेरा बीपी बढ़ रहा है बेटा, बीपी बढ़ रहा है बेटा, रेपो रेट बढ़ा, रेपो रेट बढ़ा। देश चिल्ला चिल्ला के बोलेगा ये कल से रेपो रेट बढ़ा है बाबू, गड़बड़ ना कर, तो महंगाई बढ़ चुका है, रेपो रेट बढ़ाएंगे, इन्फ्लेशन ज्यादा हो चुका है। वैसे ही अगर कोरोना का समय आ गया, एकदम पैसा मर जुराया है, पैसा तो नहीं है, हमको एकदम देश बोलता है, हमको एकदम धक 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 लग रहा है, अरे भाई मेरा बीपी बहुत कम हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ाओ, जल्दी फ्लो ऑफ मनी कराओ, क्योंकि ऑब्वियस है देश और दुनिया का पैसा ही तो उसका क्या है, फ्लो है। तो जब फ्लो ही बंद हो जाएगा तो मेरा तो बीपी कम हो गया, मुझे तो धक 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 लग रहा है, मुझे ले भाई बोतल वोटल चढ़ाओ। तो वो क्या करेगा, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए रेपो रेट कम करेगा और बोलेगा आओ बैंक ले जाओ, मुझसे कितना पैसा लेना है, मैं सिर्फ 1% लूंगा बाबू तुमसे, रेंट 1% लूंगा। उसके बाद बैंक आएगा, धक्का धक लेगा और देगा लोन गदागद, जिसको लेना है लो भाई, जिसको इंडस्ट्री खोलना खोलो, जो करना है वो करो। लेकिन सबसे खराब चीज क्या हो जाता है, सबसे खराब हो जाता है, एक कंडीशन आता है स्टैगफ्लेशन। तो चलो समझते हैं स्टैगफ्लेशन। सबसे बड़ा दुविधा तब आ जाता है जब देश में आ जाता है स्टैगफ्लेशन, यानी कि जब एक साथ इन्फ्लेशन भी आ जाए और एक साथ रिसेशन भी आ जाए। मतलब कि जब आपके समाज में एक क्षेत्र में, मान लो हमारा भारत देश है, ये हमारा हमारा ये भारत देश है, हमारा प्यारा भारत देश है। इस भारत देश में मान लो यहाँ पर आपका महाराष्ट्र है, यहाँ पर केरला है। मान लो केरला में क्या आ जाता है, केरला में आ जाता है रिसेशन, केरला में क्या आ जाता है, इन्फ्लेशन आ जाता है, इन्फ्लेशन आ जाता है, कुछ भी ले लो, इन्फ्लेशन। यहाँ पे आ जाता है क्या, रिसेशन। मतलब यहाँ पे आ गई क्या, मंदी, और यहाँ पे क्या आ गई, इन्फ्लेशन। तो बाबू मुझे ये बताओ, क्या RBI पूरा सेंट्रल बैंक है? क्या RBI पूरा सेंट्रल बैंक है? तो पूरे भारत के लिए लगाएगा पैसा,
मतलब वो तो बोलेगा मित्रों रेपो रेट बढ़ा है मतलब पूरे भारत के लिए बढ़ा है, मित्रों रेपो रेट घटा है मतलब पूरे भारत के लिए घटा है। लेकिन मुझे ये बताओ, यहाँ तो रिसेशन है बाबू, यहाँ तो इन्फ्लेशन है। अरे भाई पैसा वो दे दूंगा मैं, अगर रेपो रेट को बढ़ा दूंगा तो इन्फ्लेशन तो कंट्रोल होगा, लेकिन रिसेशन वाले तो और मर जाएंगे। भाई हमारा बीपी लो है, वो बीपी लो करने का गोली दे रहा है, मार डाल मेरे को। ये बोलेगा ये मेरा बीपी ज्यादा है भाई, रेपो रेट को बढ़ा दो, मतलब रेपो रेट को बढ़ा दो। लेकिन अगर ये कम कर दिए रेपो रेट तो ये बोलेगा हाँ हम तो जिंदा है, लेकिन ये बोलेगा हमको तो मुर्दा हालात में छोड़ दियो जी, हम तो पूरा मरल बकुला जैसे हो गए हैं, पूरा मरहा हो चुके हैं, क्या करें। तो अब यहाँ पे कंडीशन आ जाती है आरबीआई के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल। अब ऐसा समय कोरोना में आया हुआ है, ऐसा नहीं है कि, तो हम क्या करते हैं, तो फिर इस कंडीशन में मित्रों हम रिसेशन को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, क्योंकि याद रखिएगा फ्लो ऑफ मनी एक बार हम बढ़ा के धीरे धीरे थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन जहाँ रिसेशन आया अगर वो हमने थोड़ा बहुत एक महीने तक छोड़ दिया तो वहाँ की जितनी इंडस्ट्रीज होगी वो बंद हो जाएगा, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ठप हो जाएगा। और आप जानते हैं कि अब मान लीजिए कोई बड़ी कंपनी है बाहर से ही, मान लो फोर्ड कंपनी थी पहले की, तो फोर्ड कंपनी थी, अब वहाँ पे भाई रिसेशन, वहाँ पे पैसा ही फ्लो नहीं कर रहा है, वो आदमी अपने कर्मचारियों को का और क्या लेगा, तो भाई ऑब्वियस सी बात है वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को बेच के वापस चले जाएगा, क्योंकि उसको पता चल गया कि यहाँ तो बकवासगिरी चल रहा है। तो रिसेशन बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, जिस कारण से हम पहले रिसेशन को कम करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर इन्फ्लेशन। लेकिन बबुआ आप मुझे बताइए, क्या इन्फ्लेशन एक बार बढ़ाने के बाद क्या ये बहुत ज्यादा मतलब कठिन नहीं हो जाएगा इसको धीरे धीरे कम कर, क्योंकि आप इसे धीरे धीरे चरणों के कंडीशन में आप इसे कम करेंगे, लेकिन ऑब्वियस सी बात है हमें मुश्किल तो बहुत होगी, तो यहाँ पे मुश्किल होता है। तो इसलिए सबसे ज्यादा घटिया हम स्टैगफ्लेशन को कहते हैं। अब यहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें तो आराम से समझ ली, आई होप करता हूँ आपको सारी चीज़ें ये क्लियर हो गई हो। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपने सुना होगा कि हम हमेशा किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं, तो हम किसी भी पैसे को की वैल्यू को डॉलर से कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं, डॉलर से कंपेयर करते हैं। तो डॉलर को ये बनाया किसने था, तो ये बनाया गया था नीर के द्वारा, नॉर्मलाइज इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। नॉर्मलाइज इफेक्टिव एक्सचेंज रेट नाम से समझ आ रहा होगा कि हम अपने देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी में कैसे चेंज करें, तो उसके लिए एक वैल्यू डिसाइड किया गया था $1 को, जिसे हम सोना, और डॉलर को किसी कंपेयर करते हैं, ऑब्वियस सी बात है गोल्ड के रेट से डिनोट मतलब उसको करते हैं। तो नॉर्मलाइज इफेक्टिव एक्सचेंज रेट का मतलब वही है कि हम कोई भी एक स्टैंडर्ड वैल्यू, यानी कि जैसे हमने डॉलर को लेके रखा है, तो उससे हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं और एक्सचेंज करते हैं। जैसे अभी हाल ही में हमको बताऊं तो हमारे $1 की जो वैल्यू है, मतलब हमारे $1 की जो वैल्यू है वो करीब 85 रुपीज़ के अराउंड फ्लक्चुएट होती रहती है, मतलब 85-88 रुपये तक जा चुका है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमारे देश की महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि पहले के समय में आपने देखा होगा 80 रुपये चलता था, 5 रुपये और बढ़ गया। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है ना, तो इसे धीरे धीरे कंट्रोल किया जाता है। तो इस तरीके से हमारे पूरे देश की अर्थव्यवस्था वगैरह सिस्टम चलता है। तो आप समझिए कि आरबीआई का गवर्नर बनना कितना मुश्किल है, इसको सारी चीज़ों को मेंटेन करके रखना होता है, किसको कितना टैक्स देना है, किसको कितना लोन देना है, ये सारी चीज़ें दिखता है। होप करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा सारी चीज़ें। आशा करता हूँ आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा सारी चीज़ें, और आज के बाद आपको कभी भी आरबीआई के सिस्टम में कोई भी सिस्टम हैक नहीं होगा, और आपका हमेशा से सारी चीज़ें क्लियर रहेगी। हाँ, और जो ये मैंने आपको रेपो रेट वगैरह बताई, हमेशा आपने देखा होगा न्यूज़ वगैरह में ज़्यादा चर्चित रहता है। तो होप करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ मिला होगा। अगर मिला है भाई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।